फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है 7th क्लास की हिस्ट्री। और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर कौन सा देख रहे थे? हम देख रहे थे 8। 7 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा लास्ट चैप्टर है 8। 7 चैप्टर के मैंने क्वेश्चन आंसर और चैप्टर सारा अपलोड कर दिया है। जिस किसी ने भी नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके और देख सकते हैं। 8वां हमारा जो चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर है, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो आज इसको पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। एक बार मैप को देख लेते हैं। यहाँ आपको मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा दिखा रखी है। ये जो आपको इस लाइन से दिखा रखी है, किससे? डॉट डॉट लाइन से। ये मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा है। ठीक है। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखेंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ये मानचित्र हमें, एक मिनट पहले पढ़ लेते हैं फिर मानचित्र देख लेंगे। ये मानचित्र हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी तक एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियों अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई। और इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी से 1761 तक पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप के में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार मैप देख लेते हैं। यहाँ जो आपको ये जिगजैग वाले जो दिख रहा है ना, ये वाले, ये वो एरिया हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के नियंत्रण में थे। कब? 18th सेंचुरी के मध्य में। तो ये तब आप देखोगे ये बंगाल वाला एरिया कवर कर रखा था उन्होंने। इधर आपका आंध्रा वाला ये एरिया जो आता है, हैदराबाद वाला एरिया, ये कवर कर रखा था। बाकी हिस्से नहीं थे उस टाइम तक, 18वीं शताब्दी तक। यहाँ मुगल साम्राज्य की जो बाहरी सीमाएं दिखा रखी है 1700 डॉट डॉट करके जो दिखा रखी है 1700 के टाइम की। ये वाली जो बाहर दिख रही है ये आपकी डॉट डॉट लाइन जो दिख रही है। ठीक है। बाकी एरिया उनका कवर हो रहा है। तो एक बार ध्यान से देख लो मैप को। आपकी बुक में है तो आप उसको भी उसमें से देख सकते हो। मुगल साम्राज्य और परिवर्तित मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। एक मिनट। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1779 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक क्या कर दिया था? खर्च कर दिया था लड़ाई लड़ते हुए दक्कन की तरफ। मतलब दक्षिण को वो अपने उसमें करना चाहता था। इसलिए औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों के बस में करना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। सूबेदारों के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवान एवं फौजदारी दोनों के कार्यालयों पर नियंत्रण रहते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गई थी। जैसे जैसे सूबेदारों ने
प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ कर लिया। राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई कि पावर जो है, जैसे जो सूबेदार होते थे उनके पास दीवानी मामले भी होते थे, फौजदारी मतलब उनके पास कर भी इकट्ठा करते थे, सेना भी होती थी, ये उनकी के कंट्रोल में होती थी। जब इन्हें मौका लगता था तो ये राजा पे ही एक तरह से अटैक कर देते थे कई बार। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूह के हाथ में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके। तो उसके जो उत्तराधिकारी आएंगे वो कैसे होंगे? वो वीक होंगे, कमज़ोर होंगे। भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है: बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए हैं। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के बस में रहता है, जब तक कि वह साहूकार का कर्जा ना चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो गया है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनका का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं, जिनसे उसे आशा की जाती है वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय अपने आगे आगे चलाते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसे कहाँ से दें? इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह, इसको अंडरलाइन कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और पूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत को ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया, लूटपाट मचाई। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद और किसका आक्रमण हुआ? तो अफगान जो शासक था अब्दाली, उसका आक्रमण होते रहे। उसने 1748 से लेकर 61 तक क्या है 5 बार भारत पर क्या किया था? आक्रमण करके लूट मचाई थी। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणामस्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया। उनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया उसका वर्णन इस तरह से किया है: 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए गहने जवाहरात तथा अन्य चीज़ें ले गए। उनमें से कुछ तो इतने बेशकीमती थे कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन, कि उसको भी ले गया। ये जो पिक्चर दिख रही है ये नादिर शाह की है, ये इसी ने मचाई थी लूट, यही ले गया लूट के, सिंहासन को भी ले गए लूट के। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए हैं। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कानों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया और जो शौकीन लोग तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे हैं। जिनके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वे अब बेघर हो गए हैं। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का
ढेर बन गया है। नादिर शाह ने जब शहर के पुराने मोहल्ले पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमज़ोर बना डाला। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। तुरानी कौन थे? तुर्क मूल के। कभी समय पर परिवर्तित मुगल बादशाह उनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाह फर्रुखसिहार और आलमगीर द्वितीय, फर्रुखसिहार का टाइम पीरियड था 1713 से 1719, आलमगीर द्वितीय इनका टाइम पीरियड था 1754 से 1759 की हत्या हो गई। दो अन्य बादशाह अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने क्या कर दिया? अंधा कर दिया। तो दो को तो मार दिया और दो को अंधा कर दिया था। इन जो अन्य बादशाह थे, जैसे अहमद शाह था, उसका टाइम पीरियड था 1748 से 1754, और जो आलम द्वितीय था उसका 1759 से 1816 साल। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली थी, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। यहाँ आपको जो ये पिक्चर दिख रही है वो एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुखसिहार है कि एक अभिजात वर्ग को, मतलब एक उसको अभिजात को। राजपूत, बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबार जो आमेर है जयपुर का और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं को उन पदों का नवीनीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतन के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया और सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। और 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू किया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। यहाँ देख लेते हैं एक बार, ये तो हम पिक्चर देख ही चुके हैं फर्रुखसिहार की, एक अभिजात से बात करते हुए। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये चित्तौड़गढ़ का किला है, ठीक है। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटी पर किले बनवाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महलें, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संरचना तथा अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ के किले में तालाब, कुंडी मतलब कुआं, बावली जैसे कई जल निकाय थे। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजस्व
स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराजस्व को स्वीकार करने के लिए दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर क्या रहे, दृढ़ रहे कि भाई हम नहीं करेंगे उनके साथ। ये जो दिख रही है पिक्चर आपको, जयपुर के जंतर मंतर की है ये, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये मेहरानगढ़ किला है जोधपुर का। ये मेहरानगढ़ फोर्ट है जोधपुर का, ठीक है। जयपुर के राजा जयसिंह। 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे। 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। पिक्चर हम देख ही चुके हैं, ऊपर कौन सी है। आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। तो याद रखना कि कहाँ कहाँ पर वेधशालाएं खोली गई, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। आज़ादी हासिल करना। सिख। अध्याय 6 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गया। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने शासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थीं। इन दिनों दल खालसा वैशाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता या गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत राखी व्यवस्था क्या होती थी, जिसके अंतर्गत किसान अपनी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें क्या किया जाता था, संरक्षण प्रदान किया जाता था। वो लोग कर देते थे। यहाँ जो आपको दिखा रखी है ये पिक्चर, वो 10वें गुरु गोविंद सिंह की दिखा रखी है पिक्चर। ये जो है 10वें गुरु गोविंद सिंह, ये। और ये जो ऊपर तलवार है, ये जो आपको दिख रही हैं 2 तलवारें, ये तलवारें जो हैं महाराजा रणजीत सिंह हैं, उनकी तलवार हैं, ठीक है। ये शिवाजी का चित्र है, रूपक चित्र। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ, फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था।
खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि वे विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूह में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ इसको पढ़ लेते हैं एक बार। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा कौंडदेव के मार्गदर्शन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मालवा पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगल के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्राय गौरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ ये बिटकर के टाइप हैं और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। ये हम पढ़ चुके थे, मराठा देख लेते हैं एक बार। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक, उन्हें क्या कहा जाता था, कुणबी, मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों की चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में ही रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में पेशवा यानी पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पेशवों की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप से निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। (1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने सने सने मतलब धीरे धीरे और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई और 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मामलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। चौथ क्या होता है? जमींदार द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25%। दक्कन में इनको मराठा वसूल कहते थे। सरदेशमुखी था दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिखाए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा।
1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूरब में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक, तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुत्व सत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियान ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रम में फलता फूलता रहा। एक बार इसको देख लेते हैं। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्होंने बिंद के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए जाने जाते हैं। (1720) के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने इस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रम में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्य और संस्कृति के केंद्र के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्रों को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। अब आ जाते हैं जाटों पे। जाट अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही परिराज शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। इसको पढ़ लेते हैं पहले। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची। उन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान में संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उनमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली
शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें से भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला और इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उनसे 20,000 अन्य सैनिक मराठों के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए, और इन सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया था, वहीं दीग में जाटों ने अंबार तथा आगरा की शैली का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के रूप में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें इन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी। यहाँ आपको ये महल दिख रहा होगा, ये 18वीं शताब्दी का दीग का राजमहल है। समूह इमारत की छत और मुख्य सभा भवन के बंगला गुम्बद पर गौर करें। यहाँ ये देख रहे हो आप गुम्बद वगैरह। ये महल कौन सा है? दीग का महल, जो कि अब कहाँ है? राजस्थान में। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।